एकता, एक आम सहमति, एक इच्छा शक्ति ये खड़ी करने की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ देश के अंदर जम्मू कश्मीर के साथ एकात्मता का एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर को लेकर देश के अंदर इस एकात्मता का बड़ा आंदोलन खड़ा होगा तो जम्मू कश्मीर को लेकर सब प्रश्नों का समाधान ये हो जाने वाला है। एक अंतिम छोटी सी घटना सुनाकर मैं अपनी सारी बात समाप्त करता हूं। जिस समय 370 की ये सारी डिबेट चल रही थी, 370 का प्रश्न आ रहा था, तो वी शंकर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, कोल साहब ने भी जिसकी चर्चा करते हुए कहा कि केवल नेहरू जी है वो नहीं, सब मिलाकर कांग्रेस में 2 मत बन गए थे। यूएन में जाकर हम गलती कर चुके हैं। एक मत ऐसा था कि जम्मू कश्मीर को पूरा आज ही इंटीग्रेट करके भारत का संविधान लागू कर देते हैं तो दुनिया के अंदर हमें कहने का मौका, दुनिया को कहने का मौका मिल जाएगा। एक तरफ तो हम जनमत संग्रह और ये सब बातें कर रहे हैं, दूसरा हम संविधान भी लागू कर रहे हैं। इसलिए कुछ समय इसको एक फ्लूइड स्थिति में रखा जाए और बाद में इसको कर देंगे। सरदार पटेल जैसे काफी लोग ऐसे थे जिनका मानना था जो गलतियां हो गई, अब संविधान बन रहा है, पूरा संविधान लागू कर दो, ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसा भी एक पूरा मत था। आखिर में जिस समय संविधान सभा से पहले हमेशा कांग्रेस की जो पार्लियामेंट, उस समय जो एक टीम होती थी कैबिनेट और उन सबकी, उसमें विषय आता था। तो कांग्रेस की कार्य समिति और उसके अंदर एक विषय आया और जैसे ही विषय आया इतना भयंकर विद्रोह हुआ, सब लोगों ने दबा दिया। अयंगार जिन्होंने प्रस्ताव रखा था उसको भी चुप करा दिया। नेहरू जी को मालूम था विरोध होने वाला है, इसलिए वो चुपके से विदेश यात्रा पे चले गए थे। मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे, वो भी कुछ कर नहीं पाए। सबने कहा कि नहीं, कश्मीर पे हम बहुत गलतियां कर चुके हैं, अब पूरा का पूरा जैसा है वैसा लागू कर दो। अब कोई विशेष प्रावधान अलग रखना नहीं है, कोई हमको फ्लूइड स्थिति नहीं रखनी, थोड़े समय बाद करेंगे, इस बात को नहीं करना, आज ही करना हमको। बाद में अयंगार सरदार पटेल के पास गए, उन्होंने कहा, नेहरू जी ने कहा कि इंटरनेशनल परिस्थिति ऐसी है, आम लोग समझते नहीं है, आपके तो ध्यान में उन्होंने कहा था कोई संकट आए, कठिनाई आए तो आप इसको जरा ठीक से करवा दीजिएगा। सरदार पटेल को भी समझ में आ गया। उस समय वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर वही थे, एक प्रकार से नेहरू जी की उपस्थिति में चेयर भी कर रहे थे। सरदार पटेल चुप रहे, बोले कुछ नहीं। 2 दिन बाद दोबारा से प्रस्ताव आया 15 अक्टूबर को, फिर वही विद्रोह हुआ, फिर विरोध हुआ। आखिर में सरदार पटेल ने कहा कि उस समय हमारे नेहरू जी विश्व सम्मानीय नेता है, वो हमारे से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की समझ रखते हैं, जिस रास्ते को वो अख्तियार कर रहे हैं वो ठीक है, हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। सरदार पटेल ने कहा तो सबने स्वीकार कर लिया, चुप हो गए, कोई बोला नहीं। रात को वी शंकर आत्मकथा में लिखते हैं, कहते हैं मैं मिलने के लिए गया, रात का समय था, 8:30-9 बजे का समय था, लाइटें बंद थी, बहुत हल्की मध्यम सी लाइट डल रही थी। सरदार पटेल गर्दन नीचे करके बैठे थे। इतनी जल्दी सरदार पटेल के कमरे की लाइट बंद होने का कोई अर्थ नहीं था। उन्होंने कहा कि आपको लगता है आज बहुत दुखी हैं, सरदार से कहा। उन्होंने कहा चुप रहे, कुछ बोले नहीं। उन्होंने कहा मन में एक सवाल है कि आज जो कुछ हुआ वो आपकी इच्छा के विपरीत हुआ। वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने कहा लेकिन इतिहास में कहा जाएगा कि ऐसा विषय आया और आप चुप रहे, उत्तर क्या है? सरदार पटेल ने कहा कि मेरे पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा कि नेहरू जी होते तो इस समय मैं इस प्रस्ताव को रोक सकता था, उनकी अनुपस्थिति में अगर मैं इस काम को करता तो ऐसा लगता कि हमारे और उनके बीच में मतभेद हैं। देश के अंदर जब संविधान अभी बना नहीं है, अभी देश एक पुनर्निर्माण के दौर के अंदर है, देश के 2 शिखरस्थ प्रमुख लोगों के बीच में इस प्रकार के मतभेद हैं, ये संकेत बाहर जाता है तो वो अच्छी बात नहीं है। उन्होंने जाते हुए अयंगार को कहा कि अगर कोई कठिनाई हो तो सरदार पटेल के पास जाना, इसका अर्थ उनकी इच्छा है। वो सामने होते तो वह प्रतिरोध करता। वी शंकर ने उनको कहा लेकिन कल को इसका नुकसान हो सकता है। उन्होंने कहा ये समय बताएगा। उन्होंने कहा अल्टीमेटली इट इज द रिट ऑफ द नेशन दैट वुड डिसाइड द फेट। अगर देश कमजोर रहा तो 370 नहीं भी होगा तो जम्मू कश्मीर और देश के हिस्सों को बिखरने से कोई रोक नहीं सकता। देश में ताकत रही तो देश के अंदर 370 जैसी सब बातों को समाप्त किया जा सकता है। अल्टीमेट इट इज अ रिट ऑफ द नेशन दैट वुड डिसाइड द फेट। देश के अंदर इस रिट को खड़ा करने की आवश्यकता है
बाकी सब प्रश्नों का समाधान अपने आप हो जाएगा। इसके लिए आह्वान करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात पूर्ण करता हूं। नमस्कार। अरुण जी के इस प्रभावशाली वक्तव्य के बाद कुछ बोलना तौहीन होगी। मैं मनाली शाह से विनती करूंगा कि परिमल पंड्या को स्मृति चिन्ह दे, जैसे कि वो अरुण जी को भेंट कर सकें। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटि कोटि भुजे द्रुतले अबला के नुमाए तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम्। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम्। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरणधारिणीं नमो कमला कमलदलविहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलाम् सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम्। श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं वरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्।